ओके स्टूडेंट, तो हम लोग पिछले क्लास में मतलब आज का सुबह का क्लास में हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ रहे थे नाइट्रीन, इज इट राइट? और नाइट्रीन का क्या डिफिनेशन था? नाइट्रीन का डिफिनेशन था कि वैसा कोई भी नाइट्रोजन जो एक बॉन्ड बनाता हो और उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, राइट? क्योंकि नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये अगर एक बॉन्ड बनाएगा तो एक ही इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व रहेगा, तो बाकी इलेक्ट्रॉन तो बचा रहेगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बचा हुआ इलेक्ट्रॉन को भी ही हम लोग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? नाइट्रीन। दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ नाइट्रीन, करेक्ट? एंड दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? नाइट्रीन एटसेट्रा, बोल सकते हैं ना? नाइट्रीन भी कितने टाइप का? 2 टाइप का। कौन कौन सा? सिंगलेट नाइट्रीन एंड ट्रिपलेट नाइट्रीन। देन सिंगलेट नाइट्रीन का क्या डिफिनेशन रहेगा? If all non-bonding electron are paired up, ठीक है? If all non-bonding electrons are paired up, तो इसको हम लोग बोलेंगे सिंगलेट नाइट्रीन। तो ऑल नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहेगा, मतलब समथिंग लाइक दिस, यही रहेगा ना एवरीवन? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और उसमें पेयर्ड अप हो तो उसी को हम लोग लोन पेयर बोल देंगे। तो इस केस में अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का बात करेंगे, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन का बात, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो 1 रहेगा, देखिए तो सही लिखा। और लोन पेयर कितना रहेगा? 2 रहेगा। स्टेरिक नंबर कितना रहेगा एवरीवन? 3, राइट? देन इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। लिखिए फास्ट। ज्योमेट्री, ट्राइगोनल, प्लेनार, बॉन्ड एंगल, लेस देन, डिफाइन ही नहीं होगा, राइट? एक बॉन्ड से कहाँ एंगल बनेगा, ठीक है? मतलब बॉन्ड एंगल की यहाँ पे बात नहीं करेंगे। वेरी गुड, लिख लिए? शेप बोल सकते हैं इसके अबाउट, शेप काइंड ऑफ लीनियर, राइट? एक लाइन बना हुआ है अबाउट द नाइट्रोजन, जस्ट लाइक लीनियर। ट्रिप्लेट नाइट्रीन, देखिए, इफ 2 electrons are paired up, if 2 electrons are paired up and 2 are unpaired and 2 are unpaired, इसका मतलब है कि सर एक लोन पेयर रहेगा और 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेगा, राइट? मतलब समथिंग लाइक दिस, करेक्ट है ना? तो इस केस में नाइट्रोजन का अगर बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिखेगा? 1। और लोन पेयर कितना आ जाएगा? 1।
तो स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 2। देन हाइब्रिडाइजेशन बिकम्स व्हाट? sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब नीचे नोट करके लिख लीजिए, ट्रिपलेट नाइट्रेन्स आर मोर स्टेबल with respect to singlet nitrine. Reagents are same as in case of what? As in case of कार्बिन। क्या इतना बोलने से समझ में आ जाएगा सुबह के बाद? चलिए, जनरेशन ऑफ नाइट्रीन। अगर ऐसे कहीं पे रहेगा N3 के फॉर्म में नाइट्रोजन, तो इसको हम लोग बोलते हैं एजाइड ग्रुप। कौन सा बोलेंगे स्टूडेंट? एजाइड ग्रुप। नाइट्रोजन अगर N3 के फॉर्म में है, देन इट इज कॉल्ड व्हाट? एजाइड। तो अगर RN3 रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे अल्काइल एजाइड। इज इट राइट? इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल एजाइड। एंड सो ऑन। ठीक है, इसका मतलब पहला हम लोग का रिएक्शन रहेगा फ्रॉम अल्काइल एजाइड फर्स्ट। देखिए तो फिर इसका मैकेनिज्म समझा रहा हूँ। This is the structure of N3. Okay, everyone. This is the structure of N3, RN3. Okay. हाँ ना बोलिए भाई, तभी तो आगे बढ़ूंगा। हो गया ना? चलिए, इस नाइट्रोजन के पास अपना एक लोन पेयर बचा हुआ है। एग्री? क्योंकि ये नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाए हुए हैं, राइट? तो एक 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास बचा हुआ रहेगा। रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? सर, इसके साथ इसका रेजोनेंस होगा, इस निगेटिव चार्ज का इसके साथ रेजोनेंस होगा, राइट? ये है RS फर्स्ट और ये है RS सेकेंड। ठीक है, तो बताइए अब इस नाइट्रोजन के पास कितना लोन पेयर आ गया? जरा गेस कीजिए तो। 2। एक तो पहले से था और एक यहाँ से आ रहा है, राइट? एक पहले से था और एक और आ गया। 2 लोन पेयर हो गया है, करेक्ट ना?
और इस एरो की वजह से इसको एक इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट भी हो गया है, तभी तो इस पर निगेटिव दिए हैं। और अगर ध्यान से देखेंगे तो एक कौन सा ग्रुप बन गया, जरा बताइए तो सर। नाउ इट बिकम सुपर लिविंग ग्रुप, राइट। यही तो N2+ है, डाइजोनियम कटायन। तो सुबह क्लास जैसा समझ में आ गया है, ये है डाइजोनियम कटायन, राइट। और डाइजोनियम कटायन N2+ भागने के लिए रेडी रहता है, राइट। सुपर लिविंग ग्रुप है, इसका लिविंग ग्रुप में सबसे टॉप पे रखे थे, करेक्ट। इसका मतलब है कि इस स्ट्रक्चर को लेकर काम करें या इस स्ट्रक्चर को लेकर काम करें, किसको लेकर काम करें, RS सेकेंड को लेकर काम करेंगे, ठीक है ना। यस। और यहाँ से अगर हीट करेंगे तो ये एज ए लिविंग ग्रुप ये पूरा यहाँ से आउट हो जाएगा। और इसके जाने से इस नाइट्रोजन को एक का लॉस हो गया, राइट। इसको जाने से इस नाइट्रोजन को कितना का लॉस, 1 का लॉस। तो पहले से 1 का प्रॉफिट था तो निगेटिव था, और इस 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन का भी था, 1 का लॉस हो गया। देन व्हाट, नो लॉस नो प्रॉफिट, राइट। जैसे इस पर कोई चार्ज नहीं दिखाएंगे तो नो लॉस नो प्रॉफिट, तो इस नाइट्रोजन को न्यूट्रल बना के रखेंगे। तो अल्टीमेटली आपको तो नाइट्रोजन एक ही बॉन्ड बनाते हुए दिखेगा। ऐसे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लॉस भी नहीं है और 1 बॉन्ड बनाए हुए है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इसका बचा हुआ है, राइट। दिस इज द मैकेनिज्म। ये था मेरा पहला प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रीन फ्रॉम व्हाट, अल्काइल एजाइड, इज इट राइट। चलिए यहाँ तक हो जाएगा तो बोलिएगा, समझ में आ गया सबको। तो नहीं लगता सर मोर और लेस इट इज काइंड ऑफ डाइजो अल्केन जैसा हो गया है, सुबह के क्लास के जैसा। इसका नाम हाइड्राजोइक एसिड, करेक्ट। दिस इज कॉल्ड हाइड्राजोइक एसिड, ओके एवरीवन। HN3 हीट करेंगे, जा गेस कीजिए तो क्या बनेगा सर। डिटो तो वही रहा है ना जो वहाँ पे, बस ओनली डिफरेंस कि वहाँ पे यहाँ पे R के जगह पे H हो गया, इज इट राइट। इसका मतलब हाइड्राजोइक एसिड को भी हीट करेंगे तो नाइट्रीन बन जाएगा और नाइट्रोजन गैस आउट होगा। ये मेरा सेकंड प्रिपरेशन है, राइट। यहाँ तक आइए। एक कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन सब से मुलाकात होगा, बिकॉज ये इंटरमीडिएट है, पक्का बीच में कहीं ना कहीं आएगा, राइट। इस ग्रुप को बोलते हैं आइसोसाइनेट। इस पूरे को पढ़ेंगे अल्काइल आइसोसाइनेट। इसे हीट करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सुबह का क्लास से थोड़ा सा आप देखे होंगे कीटीन, कीटीन का मैकेनिज्म से इन्फ्लुएंस होकर क्या इसका मैकेनिज्म आप ड्रॉ कर पाएंगे, थोड़ा ट्राई कीजिए तो। ठीक है, ट्राई कीजिए। एज लिविंग ग्रुप, हो गया एवरीवन, ओके।
तो ये 3 रिएक्शन याद रखिएगा फॉर फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन। कौन कौन सा? फ्रॉम अल्काइल एजाइड, उसके बाद कौन सा? हाइड्राजोइक एसिड, और फिर कौन सा? अल्काइल आइसोसाइनेट। अल्काइल आइसोसाइनेट। तो देखिए, तो हम लोग 1-1 एलिमिनेशन कर चुके सुबह के क्लास में। 1-1 एलिमिनेशन का तरीका तो समझ में आ गया। और 1-1 एलिमिनेशन से सबसे पहले क्या बनेगा? फ्रॉम 1-1 एलिमिनेशन फर्स्ट इट फॉर्म कार्बिन, और कार्बिन अपने आप को रीअरेंज कर सकता है अगर कोई उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, कोई इसके साथ रिएक्ट करने के लिए दूसरा कोई प्रेजेंट नहीं है, तो खुद को रीअरेंज करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, राइट। लेकिन सुबह क्लास में आपको सिखाया कि अगर आपके पास मेरे पास 2 रास्ता है, 1-1 एलिमिनेशन का और 1-2 एलिमिनेशन का, मतलब अल्फा एलिमिनेशन का और बीटा एलिमिनेशन का, तो हम लोग किसके तरफ जाएंगे? बीटा एलिमिनेशन ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर अल्फा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन तभी होगा जब बीटा पॉसिबल नहीं है, करेक्ट? यस। सबसे ज़्यादा इसी को पढ़ना है। और आपका क्लास 12 का पहला जो चैप्टर है हैलोजन डेरिवेटिव, उसमें सबसे ज़्यादा SN1 SN2 और बीटा एलिमिनेशन पहला चैप्टर में ही इम्पॉर्टेंट है हैलोजन डेरिवेटिव में, ठीक है ना एवरीवन? लिखिए, इन ऑल, पहला पॉइंट, इन ऑल बीटा एलिमिनेशन 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक। लेकिन वो दोनों सिग्मा बॉन्ड कहाँ से टूटेगा? एडजेसेंट कार्बन टू ईच अदर, राइट। बीटा कार्बन से नहीं भाई, नाम दिया गया है बीटा एलिमिनेशन, बट एडजेसेंट कार्बन से, राइट। 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा, बट कौन सा कार्बन से? दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में एडजेसेंट पोजीशन पर रहेगा, दैट्स व्हाई इसका नाम है 1-2, राइट। इन ऑल बीटा एलिमिनेशन 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक एंड फॉर्मेशन ऑफ 1 पाई बॉन्ड, वो पाई बॉन्ड किसके बीच में बनेगा स्टूडेंट? तो सर उसी 2 कार्बन के बीच में बनेगा, राइट। चलिए अब देखिए, बातों को समझिए। इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ, यहाँ से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और सुबह के क्लास में बताए ही थे, अगर बेस लेकर हीट करेंगे तो बेस मॉलिक्यूल से क्या आउट करेगा? एसिड, अगर पॉसिबिलिटी है तो यहाँ पे तो पॉसिबिलिटी दिख रहा है, H और Br को आउट कर दे तो HBr, राइट। तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ से और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ से, करेक्ट ना? तो ऑब्वियसली दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ 1-2 एलिमिनेशन। अब बताइए, इन दोनों बॉन्ड का टूटने का जितना तरीका आप बोलेंगे, और यहाँ पे Br को क्या मानिए? HBr, तो जो HBr को ब्रेक करें एवरीवन, दिमाग में ब्रेक करें तो इसको HBr मतलब सर दिमाग में अगर सोचते हैं तो H प्लस और Br माइनस, राइट। H प्लस एंड Br माइनस, इसका मतलब यहाँ से H प्लस, तो H प्लस अगर बोल रहे हैं मतलब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है, तब इसको तो लिविंग ग्रुप नहीं बोलेंगे। और ऐसे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन, अल्काइल और एराइल लिविंग ग्रुप होता है क्या? नहीं। इसका मतलब यहाँ पे लिविंग ग्रुप नहीं रहेगा। तो इस यहाँ से जाएगा क्या बनकर? तो ये आप ही तो बोल रहे हैं H प्लस, तो एसिड बन के जाएगा, राइट। H प्लस मतलब यहाँ से क्या बन गया? प्रोटोन बन के जा रहा है। और Br को यहाँ, Br वहाँ पे क्या है? Br माइनस के फॉर्म में, राइट। इसका मतलब ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, करेक्ट ना? अरे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देकर जाएगा, देखते हैं यहाँ से, बस इसका दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रख दिए इसके ऊपर, और यहाँ पे दोनों इसको दे दिए, राइट। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट,
यहाँ पे दो सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक होना है। इन दोनों सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक होने का जितना तरीका रहेगा उतना ही बीटा एलिमिनेशन का मैकेनिज्म हम लोग डिफाइन कर लेंगे। तो पहला तरीका क्या हो सकता है? पहला तरीका हो सकता है यहाँ पे दिस हाइड्रोजन बिहेव लाइक एसिड ना, दिस हाइड्रोजन बिहेव लाइक, बोलिए एसिड, करेक्ट। तो बेस आकर सब बेस लिए हुए हैं, तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि बेस यहाँ देखिए, एक तरीका हो सकता है कि दोनों सिग्मा बॉन्ड साथ साथ ब्रेक हो, दोनों सिग्मा बॉन्ड साथ साथ साइमल्टेनियसली ब्रेक हो जाए, राइट? बोलिए भाई हाँ ना। तो साइमल्टेनियस ब्रेक होगा, इसका मतलब क्या? सिग्मा बॉन्ड का टूटना, यहाँ पे पाई बॉन्ड का बनना, इस सिग्मा बॉन्ड का टूटना एक साथ। वन ऑफ द मैकेनिज्म ये रहेगा, जिसका नाम आगे चलकर दे दूंगा E2। कैसे SN2 दिए थे वैसे यहाँ पे क्या दे देंगे, E2, करेक्ट। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि ये पहले चला जाए, ये Br पहले चला जाए। तो Br पहले चला जाएगा तो सर यहाँ पे बन जाएगा कार्बोकटायन, राइट? Br बन जाएगा तो Br माइनस बन के जाएगा। अब बाद में यहाँ से H+ आउट हो और फिर यहाँ पे पाई बॉन्ड बने, मतलब पाई बॉन्ड का बनना सेकेंड स्टेप में हो और सिग्मा बॉन्ड 1 बाई 1 ब्रेक हो, जिसमें कि ये पहले ब्रेक हो और ये बाद में ब्रेक हो। तो ये अगर पहले ब्रेक होगा तो उस केस में यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज कार्बोकटायन। और इस केस में जो मैं बोल रहा हूँ कि ये पहले ब्रेक हो जाए तो जो कार्बोकटायन एज इंटरमीडिएट बनेगा, जिसका नाम आगे चल कर दे देंगे E1। कौन सा 1? E1, राइट। और थर्ड तरीका क्या हो सकता है कि सर ए सिग्मा बॉन्ड पहले टूट जाए, राइट? तो भाई ए सिग्मा बॉन्ड अगर पहले टूटेगा तो यहां से जाएगा कौन, जरा बोलिए। बोलने से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जाएगा कौन? H+। तो अगर यहाँ से H+ जाएगा तो यहाँ पे बनेगा क्या, C-। यस, कार्बन आयन। और कार्बन आयन इज ऑल्सो इंटरमीडिएट, राइट? इसका मतलब जो थर्ड हम लोग सोच रहे हैं उसमें इंटरमीडिएट कार्बन आयन रहेगा। और आज सुबह के क्लास में तो बताए थे ना कि ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है कि बगल के कार्बन पर निगेटिव और यहाँ से आकर इसे आउट कर दे लिविंग ग्रुप को। इस यस, ये यहाँ से ही समझ में मैं बोलना चाह रहा था। तो जो थर्ड तरीका रहेगा उसका हम लोग नाम दे देंगे आगे चलकर E1CB। मतलब E1 ही है बट C स्टैंड फॉर कार्बन आयन, मतलब उसका नाम रहेगा E1CB। तो भाई बीटा एलिमिनेशन में यही 3 मैकेनिज्म हम लोग को पढ़ना है। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ बीटा एलिमिनेशन? तो बीटा एलिमिनेशन और इसका 3 तरीका, या तो दोनों सिग्मा बॉन्ड साथ साथ ब्रेक हो और पाई बॉन्ड भी साथ साथ बनते रहे, एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका हो सकता है ये पहले चला जाए और ये बाद में ब्रेक हो, जिसका नाम हम लोग E1 दे देंगे, सबसे पहले वाला का नाम E2 दे देंगे। और थर्ड हो सकता है कि ये पहले ब्रेक हो अब बाद में ये जाए, तो उस केस में बनेगा कार्बन आयन, जिसका नाम हम लोग E1CB देंगे। इसका मतलब इसी तरीके से हम लोग वहाँ पे सोचे थे। कहाँ पे सोचे थे? सब्स्टिट्यूशन में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, राइट? वहाँ भी तो 3 तरीका था। लिविंग ग्रुप पहले चला गया, करेक्ट, और न्यूक्लियोफाइल बाद में आया जिसका नाम SN1 था। दूसरा क्या था? लिविंग ग्रुप का जाना और न्यूक्लियोफाइल का आना साथ साथ, जिसका नाम था SN2। और तीसरा क्या था? लिविंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल पहले आ गया और लिविंग ग्रुप बाद में गया, तो वो sp3 पे होता ही नहीं था बट sp2 पे होता था, उसका नाम दिए थे SNTH। इज इट राइट? 3 वहाँ भी था और 3 यहाँ भी है, करेक्ट है यहाँ तक? लिखिए नीचे एक लाइन नोट करके। मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन, mechanism of this reaction is depend upon, mechanism of this reaction is depend upon whether both sigma bond break, whether both sigma bond break simultaneously, whether both sigma bond break simultaneously or in two different step, or in two different step। ठीक है एवरीवन?
mechanism of this beta elimination depends whether both sigma bond break simultaneously or in two different step। मतलब इसका क्या मैकेनिज्म होगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि दोनों साथ साथ टूटेगा या 1 by 1 टूटेगा। और यहां से 3 पॉसिबिलिटी है, राइट। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी लिखिए, if both sigma bond break simultaneously, B माइनस स्टैंड फॉर व्हाट बोले तो बेस, ओके। B माइनस यहां पर स्टैंड फॉर बेस, और बेस किस पे अटैक करेगा बोले तो बेस यहां से क्या लेगा, फर्स्ट H प्लस, इज इट राइट, यस। और H प्लस लेगा तो यहां से यहां पे यहाँ पे बॉन्ड पे ऑफ इलेक्ट्रॉन ए यहाँ से आएगा और ए यहाँ से आउट होगा। यहाँ तक आ जाइए, ड्रॉ कीजिए बढ़िया से। हो गया एवरीवन। अब चलिए, यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट बना या ट्रांजिशन स्टेट। इंटरमीडिएट तो तब बोलते हैं ना जब कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, कंप्लीट नेगेटिव चार्ज, या रेडिकल, या कार्बीन, या नाइट्रीन, दीज आर इंटरमीडिएट। बट यहाँ पे तो डेल माइनस का गेम हो गया, राइट। चलिए एक साथ अब इसका मतलब है कि सर ये कितना स्टेप का रिएक्शन रहेगा, इंटरमीडिएट है ही नहीं, वन, इसका मतलब वन स्टेप यहाँ से यहाँ तक में हम लोग। और ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट हम लोग को दिमाग का उपज है, ट्रांजिशन स्टेट रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। इंटरमीडिएट थोड़ा देर के लिए रुक भी सकता है, करेक्ट, बन भी सकता है, करेक्ट ना एवरीवन। तो यही मेरा क्या है, तो पहला तो यहाँ से बात ये हो गया
कि ये जो हम लोग सोच रहे हैं वो 1 स्टेप रिएक्शन रहेगा। हाउ मेनी स्टेप, ये भी ऑब्जेक्टिव है। जो हम लोग सोचे वो कितना स्टेप, 1 स्टेप, पहला क्वेश्चन। दूसरा, लुक ऑन ट्रांजिशन स्टेट, केयरफुली ट्रांजिशन स्टेट को देखिए। ट्रांजिशन स्टेट नहीं लेता है कि सर ट्रांजिशन स्टेट से ही फील आने लगा कि अल्कीन बन रहा है, राइट। पार्शियल डबल बॉन्ड, ट्रांजिशन स्टेट में क्या यहाँ पे बोल सकते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड। और ये पार्शियल डबल बॉन्ड को क्या हम लोग बोल सकते हैं, अल्कीन टाइप। देखते हैं जो बच्चा सक्सेस कर जाता है, नहीं पहले से ही लगता था पढ़ने वाला है, राइट, एक कहावत हो जाता है, वैसे ही यहाँ से ही लग रहा है अल्कीन जैसा हो रहा है, अल्कीन बन रहा है, राइट। पार्शियल डबल बॉन्ड बनना स्टार्ट हो गया, करेक्ट ना एवरीवन। इस पार्शियल डबल बॉन्ड को ही हम लोग बोलते हैं और आप में से कोई बता सकते हैं, हाइपर कंजूशन तो सबको पढ़ा चुके हैं, इसी दिन के लिए पढ़ाए भी थे। बोलिए, हाइपर कंजूशन जब पढ़ा रहे थे तो बताए थे मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स। इसको ध्यान से देख लेना है भाई, और एक दिमाग दौड़ाइए। एक नाम सुने, सेडजफ रूल। यस, अब तो पक्का सुनेंगे। तो सेट कोई भी रूल देता है उसके पीछे उसका कुछ लॉ चलते रहता है। फॉर एग्जांपल ली चैटर्जी प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल दे रहे थे, बैक ऑफ द माइंड चला था क्यूसी एंड केस, इज इट राइट। वैसे ही इन सिमिलर फैशन यहाँ पे ये जो सेडजेफ रूल जो पढ़ाएंगे तो वहाँ पे मैं एक लाइन लिखना पसंद करूँगा कि मेन सेंस बिहाइंड सेडजेफ रूल इज दिस मैकेनिज्म। यही मैकेनिज्म ये सोच रहे थे ये मैकेनिज्म, अब बाद में स्टूडेंट का लाइफ आसान हो उसके लिए उसका कंक्लूजन लिख दिया अंडर द हेडिंग सेडजेफ रूल। ओके, इसका मतलब सेडजेफ रूल और भी ज़्यादा आप इंजॉय कीजिएगा जब उसका मेन प्रोग्रामिंग, मेन कोर्स समझ लीजिएगा। तो मेन जो सेडजेफ के पीछे है, दिस इज द मैकेनिज्म, राइट। और हम लोग हाइपर कंजूशन पढ़ने के टाइम पे मैं वहाँ पे एक लाइन लिखवाया था, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन आर मोर स्टेबल विथ रेस्पेक्ट टू लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। व्हाट इज द रीजन, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन आर मोर स्टेबल विथ रेस्पेक्ट टू लेस सब्स्टिट्यूटेड। कुछ तो रीजन रहा होगा ये बात बोलने के पीछे, क्या? कैसे काम चलेगा भाई? अच्छा ये रीजन बता दीजिए, उतना छोड़िए। अगर किसी भी अल्केन का मॉलिकुलर फार्मूला सेम है तो वहाँ पे बोले थे मोर ब्रांच अल्केन आर मोर स्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू लेस ब्रांच, या केमिकल बॉन्डिंग बताया था मैं आपको। वहाँ पे क्या रीजन था? वहाँ पे था इंट्रा मॉलिकुलर वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। मोर ब्रांच रहता है तो मॉलिक्यूल के अंदर ही, सब लोग सुन पा रहे हैं, तो मॉलिक्यूल के अंदर ही इंट्रा मॉलिकुलर वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। इस वजह से ब्रांच, मोर ब्रांच अल्केन आर मोर स्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू लेस ब्रांच इफ मॉलिकुलर फार्मूला आर सेम। ओके, फॉर एग्जाम्पल आइसोब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन में किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा? आइसोब्यूटेन का ज़्यादा रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल ब्यूटेन, इज इट राइट। ये मैंने अल्केन के लिए बात बोल दिया था। फिर हाइपर क्वेश्चन जब पढ़ा रहा था तो मैं बोला था मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स आर मोर स्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू लेस सब्स्टिट्यूटेड इन जनरल। वजह क्या था? जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड रहेगा उसमें उतना ही ज़्यादा हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम मिलते रहेगा, इज इट राइट। और जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम होगा उतना ही ज़्यादा नो बॉन्ड रेजोनेंस होगा, और जितना ज़्यादा नो बॉन्ड रेजोनेंस होगा उतना ही ज़्यादा उसमें से एनर्जी रिलीज होगा जिसका नाम है नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी। और किसी सिस्टम से जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे उस सिस्टम का स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा। करेक्ट है एवरीवन? यस, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? नाउ तो एक्चुअल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट
कि यहाँ से यहाँ तक जितना भी चीज़ हो रहा है, और रिएक्टिविटी के लिए हम लोग कहाँ से कहाँ देखते हैं? रिएक्टिविटी देखने के लिए क्या प्रोडक्ट पे जाके देखते हैं, या रिएक्टिविटी के लिए सबस्ट्रेट से लेकर ट्रांजिशन, बिल्कुल सबस्ट्रेट से स्टार्ट करते हैं और ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट तक जितना बातें होते रहता है उसी को देखकर रिएक्टिविटी का बात करते हैं। इज इट राइट? इसका मतलब पहला चीज़ तो ये रहेगा, इसको लिखिएगा नहीं अभी, पहले समझिए कि अगर एनर्जी प्रोफाइल पे अगर इस रिएक्शन को दिखाना हो, ये मेरा सबस्ट्रेट है, करेक्ट? तो नहीं लगता कि ऐसे दिखाना सही रहेगा? कैसे दिखाना सही रहेगा? देखिए तो सही है? नहीं, गलत है। गलत होने का रीज़न बताइए। यस, एक घाटे का सौदा रहा है। We know that bond formation is always exothermic and bond breakage is always endothermic. Is it right? हम लोग दो स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड को तोड़े हैं, अब बनाए क्या? एक बिग पाई बॉन्ड, उसमें भी एक ही बनाए, राइट? दो स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड को आप तोड़ रहे हैं, राइट ना? दो स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, अब बना क्या रहे हैं? एक बिग पाई बॉन्ड। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको खर्च ज़्यादा करना पड़ा तोड़ने में, राइट? उसमें भी स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, उसमें भी दो को, एक को भी तोड़ दी तभी ये बात इंडोथर्मिक रहता है। यहाँ पे दो स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं और एक बिग पाई बॉन्ड को फॉर्म कर रहे हैं। तो अगर सबस्ट्रेट के रेस्पेक्ट में प्रोडक्ट का बात किया जाए तो ऑब्वियसली इसका स्टेबिलिटी कम रहेगा, इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा, राइट? इसका मतलब ये एनर्जी प्रोफाइल पे नीचे रहेगा, प्रोडक्ट ऊपर रहेगा, समझे? अब हाँ ना बोलिए, कुछ समझ में आ गया यहाँ तक? दिस इज द वजह कि इसका मतलब ये प्रोसेस क्या है? इंडोथर्मिक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? इंडोथर्मिक। ये सब लिखना नहीं है, ये राइट टाइम पे मैं खुद लिखवाऊंगा। फैक्टर अफेक्टिंग एलिमिनेशन रिएक्शन हेडिंग बनाकर, ठीक है? जैसे मैंने कैसे बोला लिखवाया था, रिएक्टिविटी ऑफ SN1 SN2 ऑन द बेसिस ऑफ अ स्ट्रक्चरल फैक्टर, वैसे एलिमिनेशन के लिए भी लिखवाएंगे कि कौन कौन सा फैक्टर एलिमिनेशन के लिए रिक्वायर्ड रहता है। बट यहाँ से समझना स्टार्ट करते हैं। दिस इज द वजह कि एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए हाई टेम्परेचर फेवरेबल कंडीशन होता है। हाई टेम्परेचर क्यों? क्योंकि प्रोसेस इंडोथर्मिक है, हीट करना पड़ेगा, राइट? इसे जहाँ भी एलिमिनेशन रहेगा देखिएगा हीटिंग इफेक्ट पक्का रहेगा, ओके? जो भी एलिमिनेशन रहेगा और जहाँ भी एलिमिनेशन रहेगा, चाहे जिस टाइप का भी एलिमिनेशन हो, वहाँ पे लो टेम्परेचर फेवर करेगा एलिमिनेशन को या हाई टेम्परेचर फेवर करेगा? हाई टेम्परेचर फेवर एलिमिनेशन, वजह प्रोसेस इज इंडोथर्मिक। इज इट राइट? ओके, तो इसका एनर्जी प्रोफाइल बनाएंगे। बट यहाँ देखिए, मैं एक्चुअली अभी समझाना ये चाह रहा था, एक करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है नहीं? और यहाँ पे क्या रहेगा एवरीवन? ट्रांजिशन स्टेट। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अगर ट्रांजिशन स्टेट को थोड़ा नीचे ले आया जाए, तो ट्रांजिशन स्टेट को अगर नीचे लाते हैं तो मेरा पाथ शॉर्ट हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। इट राइट? इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ, और ऑब्वियसली रिएक्टिविटी कंट्रोल बाय टॉप नॉट बाय बॉटम। जनरली हम लोग यही बात करते रहते हैं ना। अगर स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो रिएक्टिविटी कंट्रोल बाय टॉप नॉट बाय बॉटम, और टॉप पे कौन रहता है? इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट। इसका मतलब है कि अगर इस ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी ज़्यादा, ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट, बिकॉज ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा। तो इसको मैं लिख पाऊंगा, अच्छे से कंक्लूड करूंगा। तो इसका एक्टिवेशन जी कम हो जाएगा, और एक्टिवेशन जी कम होगा तो रेट कांस्टेंट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है?
और रेट कांस्टेंट ज़्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। पहला पॉइंट तो ये ऑब्जर्व कर लिया। बट यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए कि ये जो चार छोड़े हुए हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ तो रहेगा, करेक्ट। यहाँ पे कुछ है तो कुछ ग्रुप रहेगा, समझे स्टूडेंट। अब मान लीजिए यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, करेक्ट। H H H H, मान लेते हैं यहाँ पे H ही हाइड्रोजन ही है। तो क्या वो हाइड्रोजन यहाँ पे इस डबल बॉन्ड, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है इसको कुछ देर के लिए आप डबल बॉन्ड मानिए, डबल बॉन्ड के जैसा, तो क्या इस डबल बॉन्ड के साथ हाइपर कंसन में पार्टिसिपेट करेगा? दिमाग दौड़ाइए। अगर मान लेते हैं यहाँ पे H है तो देखिए तो CH सिग्मा और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, राइट। क्या कंजुगेशन में रहा? नहीं रहा। लेकिन अगर यहाँ पे CH3 रहता स्टूडेंट, CH3, तो CH3 रहेगा तो इसको ऐसे तो बोल सकते हैं CH सिग्मा सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, राइट। ये हाइड्रोजन कंजुगेशन में आ जाएगा। इसका मतलब है कि अब यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 H H H, तो ये अल्कीन जिसको हम लोग अल्कीन टाइप बोल रहे हैं, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड नजर आता है, राइट। अगर यहाँ भी CH3 कर दिए और H और H, तो डाई सब्स्टिट्यूटेड। यहाँ भी CH3 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 H, देन ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। यहाँ भी CH3 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 टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड, राइट। इसका मतलब सर जैसे जैसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन का प्रोसेस ज़्यादा होगा। और जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन का, इसका मतलब सर आप बोलना चाह रहे हैं कि हाइपर कंजुगेशन का प्रोसेस ट्रांजिशन स्टेट से ही स्टार्ट हो गया। यस, हाइपर कंजुगेशन का प्रोसेस ट्रांजिशन स्टेट से ही स्टार्ट हो गया, बिकॉज ट्रांजिशन स्टेट से ही तो बोल रहे हैं अल्कीन टाइप। ट्रांजिशन किसके टाइप? अल्कीन टाइप, राइट। तो अल्कीन टाइप का मतलब यहाँ पे पाई बॉन्ड कैरेक्टर है, और जैसे ही यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा और अगर इसके आसपास हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम है तो वो उसके साथ हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। और अगर हाइपर कंजुगेशन यहाँ पे इस ट्रांजिशन स्टेट में जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन का प्रोसेस होगा उतना ही ज़्यादा ये ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगा। और ये ट्रांजिशन स्टेट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा एक्टिवेशन जी उतना ही कम होगा और पाथ शॉर्ट होगा और रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगा। इज इट राइट? यस। और इसी को सेटजेफ आगे चल के लिख पाऊंगा, इसी को सेटजेफ क्या बोल दिए? मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन आर मेजर प्रोडक्ट एंड लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन आर माइनर प्रोडक्ट। तो देख यहाँ रहे थे, बोल यहाँ रहे थे, समझे? क्योंकि मेजर और माइनर कौन डिसाइड करता है? स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। क्रॉसपॉन्डिंग टू मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट वी गेट मेजर प्रोडक्ट एंड क्रॉसपॉन्डिंग टू लेस स्टेबल ट्रांजिशन वी गेट माइनर प्रोडक्ट। इस मैकेनिज्म में ओके है एवरीवन? चलिए पहला बात तो ये देख लिए। इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट का बात करेंगे तो हम लोग इन सब बातों को जिक्र करने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं, एक साथ कितना काम हो रहा है। मतलब आपके RDS में कौन कौन इन्वॉल्व है? क्या RDS इज बेस इज द पार्ट ऑफ RDS? यस, बेस इस RDS का पार्ट है, करेक्ट। बेस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ RDS। इसका मतलब यहाँ पे एक साथ कितना काम हो रहा है बता सकते हैं? बेस का अटैक करना, राइट, CH बॉन्ड का टूटना, पाई बॉन्ड का बनना और लिविंग कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड का टूटना, ऑल आर साइमल्टेनियस, राइट। इसका अटैक करना एक काम हो गया, इसका टूटना दूसरा काम हो गया, यहाँ पे पाई बॉन्ड का बनना तीसरा काम हो गया, इस बॉन्ड का टूटना चौथा काम हो गया। एक साथ चार काम हो रहा है, करेक्ट। और हर काम दूसरे काम पे डिपेंडेंट है। क्या एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है या सब एक दूसरे से रिलेटेड है? जितना फास्ट ये इस पे अटैक करेगा, यस, जितना फास्ट ये इस पे अटैक करेगा उतना ही फास्ट ये बॉन्ड ब्रेक होगा। बोलिए हाँ। और जितना फास्ट ये बॉन्ड ब्रेक होगा उतना ही फास्ट यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा, राइट। और जितना फास्ट यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा उतना ही फास्ट इसको जाना पड़ेगा। इसका मतलब इस बॉन्ड यहाँ पे देखिए, इस रेट ऑफ बॉन्ड ब्रेकेज ऑफ दिस वन एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड एंड रेट ऑफ बॉन्ड ब्रेकेज ऑफ दिस वन डिफरेंट रहेगा या सब सेम रहेगा? सब एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, राइट, सेम रहेगा, करेक्ट है ना एवरीवन? अब नेक्स्ट, तो अब यहाँ पे इतना समझाने के बाद अगर आपसे, तो सर इसको आप बेस क्यों बोल रहे हैं?
बेस ही बोलेंगे, इसको न्यूक्लियोफाइल नहीं बोलेंगे। अगर न्यूक्लियोफाइल तब बोलते हैं जब वो कार्बन को इलेक्ट्रॉन देता है, कार्बन को छोड़कर किसी को भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसको हम लोग उस टाइम पे बेस बोलेंगे, राइट। तो ये यहाँ पे किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है? हाइड्रोजन को, नॉट कार्बन को, ये राइट। दैट्स वाई यहाँ पे इसका नाम क्या है? बेस है। अब यहाँ देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ बेस क्या इस मैकेनिज्म को इन्फ्लुएंस करेगा? वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस बोलना चाह रहे हैं। यस यस, इफेक्ट करेगा। अगर इस बेस, ये अगर स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, स्ट्रॉन्गर बेस, तो ये उतना ही फास्ट इस पर यहाँ से H+ लेगा एसिड बेस रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होगा, राइट। इसका मतलब है कि स्ट्रेंथ ऑफ बेस ऑल्सो इन्फ्लुएंस रिएक्टिविटी ऑफ दिस पाथ। ओके, पहला बात। नेक्स्ट, इस हाइड्रोजन का एसिडिक कैरेक्टर क्या इस रिएक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करेगा? यस सर, ये जितना ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर रहेगा उतना ही फास्ट ये बॉन्ड ब्रेक होगा, राइट। इसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा तो बॉन्ड वीक ना, और ये बॉन्ड वीक मतलब रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट, ये भी हो गया। दूसरा, यहाँ पे लिविंग ग्रुप का जाना, ये ऑल्सो द पार्ट ऑफ RDS, यहाँ पे लिविंग ग्रुप बन के जा रहा है। इसका मतलब कैरेक्टर ऑफ लिविंग ग्रुप इज ऑल्सो अफेक्ट रिएक्टिविटी ऑफ दिस रिएक्शन, राइट। इसका मतलब है कि अगर हम लोग नेचर का बात कर रहे हैं तो बेस का नेचर एसिडिक हाइड्रोजन भी, यहाँ पे देखिए, अगर इसको हम लोग लिविंग ग्रुप बोल रहे हैं, अगर ये मेरा लिविंग ग्रुप है तो लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में बगल वाले कार्बन को बोलते हैं ये मेरा अल्फा हो गया कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ बीटा हाइड्रोजन, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ बीटा हाइड्रोजन। दूसरा एंड थर्ड, लिविंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ग्रुप, इन तीनों पे डिपेंड करेगा रिएक्टिविटी। 3 बात हो गया, राइट। इसका मतलब है कि आपको बताए भी थे कि RDS में जितना एरो इन्वॉल्व होगा वो सारा एरो पे क्वेश्चन सेट होगा, क्वेश्चन आपको मिलेगा डिक्वेशन में। तो इस RDS में 3 एरो है, एक किसके वजह से? बेस। इस ए भी एरो है, तो एक किसके वजह से है? एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोजन बताएगा, एक किसका? लिविंग ग्रुप का कैरेक्टर बताएगा, राइट। नेक्स्ट, लास्ट में कंक्लूड करेंगे एवरीवन, ये बिल्कुल नया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोल सकते हैं? सबस्ट्रेट के पावर 1 एंड बेस के पावर 1, करेक्ट ना। तो R = K सबस्ट्रेट के पावर 1 एंड बेस के पावर 1। देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? इन दोनों को जोड़कर जो आता है, हाउ मच? 2। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन 2। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिमॉलिकुलर या बाई मॉलिकुलर बीटा एलिमिनेशन, और शॉर्टकट में बोलेंगे E2, ठीक है। यहाँ पर 2 स्टैंड फॉर मॉलिक्युलरिटी। लिखिए, दिस पाथ इज नोन एज बाईमॉलिकुलर बीटा एलिमिनेशन। दिस पाथ इज नोन एज बाईमॉलिकुलर बीटा एलिमिनेशन, which is also known as E2, which is also known as E2। यहाँ पे 2 स्टैंड फॉर व्हाट स्टूडेंट? 2 स्टैंड फॉर मॉलिक्युलरिटी, इज इट राइट? चलिए एक और पॉइंट लिखिए। दिस मैकेनिज्म इज दिस रिएक्शन इज 1 स्टेप रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज 1 स्टेप रिएक्शन। दूसरा पॉइंट हो गया। एक और पॉइंट लिखिए, सिंस बेस इज द पार्ट ऑफ रेट लॉ एक्सप्रेशन, since base is the part of rate law expression, it means base is the part of RDS, it means base is the part of RDS, therefore concentration and strength of base, therefore concentration
and a strength of base also affect reactivity of this path. Also affect reactivity of this path. Correct everyone? एक और पॉइंट लिखिए. यस, यहाँ देखिए, इस एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन. करेक्ट है एवरीवन? रेट लॉ एक्सप्रेशन में बेस इन्वॉल्व है या नहीं है? यहाँ देखिए, यस है. तो अगर बेस का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दें कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, तो नहीं था कि जस्ट डबल हो जाएगा. इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस ये भी इन्फ्लुएंस होगा. अब प्लस अगर कॉन्सेंट्रेशन को सेम रखते हैं बट यहाँ पे इसका नेचर पे भी तो डिपेंड करेगा कि वीक है या स्ट्रांग है. अगर स्ट्रांग है ये अटैक फास्टर करेगा, अगर वीक है ये अटैक स्लोअर करेगा. और इस एरो का जितना इस ए एरो का रेट जितना फास्ट जो रेट रहेगा उससे ए रिलेटेड है और इससे ए रिलेटेड है. एग्री? यस. तो मैंने क्या लिखा? मैं लिखा सिंस बेस इज द पार्ट ऑफ रेट लॉ एक्सप्रेशन एज वेल. सिंस बेस इज द पार्ट ऑफ रेट लॉ एक्सप्रेशन, इट मीन्स बेस इज द पार्ट ऑफ RDS. इट मीन्स कैरेक्टर, इट मीन्स स्ट्रेंथ एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस ऑल्सो अफेक्ट रिएक्टिविटी ऑफ दिस पाथ. करेक्ट है? चलिए अब एक और पॉइंट लिखिए. एसिडिक कैरेक्टर ऑफ बीटा हाइड्रोजन, इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ. ठीक है? जिस बीटा हाइड्रोजन का एसिडिक कैरेक्टर ऑफ बीटा हाइड्रोजन ऑल्सो अफेक्ट रिएक्टिविटी ऑफ दिस पाथ. एसिडिक कैरेक्टर ऑफ बीटा हाइड्रोजन ऑल्सो अफेक्ट रिएक्टिविटी ऑफ दिस पाथ. करेक्ट है? देखिए, रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ RDS. रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ RDS. देयरफॉर, नहीं पॉइंट बना लीजिए, मतलब ये सब गोल्डन पॉइंट है. इन सारे पॉइंट को हम लोग को माइंड में रखना है, इसी पे आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा. तो जो क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली क्रिएट होगा, जो मिलेगा आपको, तो कहीं कहीं इस तरीके से भी कहीं पे इसको माइंड में रखना पड़ेगा, कहीं पे इसको देखना पड़ेगा. ठीक है? तो एक अलग पॉइंट बना लीजिए. रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ RDS. रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ RDS. Therefore, nature of living group also affect reactivity of this reaction. D2 जो बोल रहा हूँ उसी पे क्वेश्चन आ जाएगा भाई. ठीक है? Therefore, nature of living group also affect reactivity of this reaction. ठीक है? इसका मतलब यहाँ तक का तो बात कर लिए एवरीवन. अब थोड़ा यहाँ पे आ जाते हैं. राइट? लिखिए, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट. स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट. नहीं, नेक्स्ट उसी में नया हेडिंग नहीं, जो पॉइंट बना रहे हैं ना 1 2 3 4, उसी में एक नेक्स्ट पॉइंट बना लीजिए. अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट. आप बताइए ट्रांजिशन स्टेट किसके जैसा लिखे हैं? देखिए तो वहाँ पे अल्कीन टाइप है. राइट? तो ट्रांजिशन स्टेट अल्कीन टाइप है और हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे. इसका मतलब है कि सर यहाँ पे अल्कीन ही तो बनने वाला है, अल्कीन लास्टली बनेगा. तो ट्रांजिशन स्टेट को ही अल्कीन टाइप बोल दिए, तो यहाँ पे इस डबल बॉन्ड के साथ जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन टाइप रहेगा, इस ट्रांजिस्टर को उतना ही ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा. बाय वे ऑफ व्हाट? बाय वे ऑफ रिलीजिंग विच टाइप ऑफ एनर्जी? बोलिए मेरे साथ, नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी. यस, लिखिए, सिंस ट्रांजिशन स्टेट इज अल्कीन टाइप, सिंस ट्रांजिशन स्टेट इज अल्कीन टाइप, therefore transition state stabilized by, therefore transition state stabilized by
Therefore transition state is stabilized by releasing no bond resonance energy or resonance energy. Therefore transition state stabilized by no bond resonance energy or resonance energy. Correct everyone? चलिए, तो यहाँ से नेक्स्ट क्लास, यहाँ के बाद बातें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा और कॉन्सेप्चुअल रहेगा, नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। आज का इतना ही रहने दीजिए। थैंक यू एवरीवन। हाँ सुन रहा हूँ, बोलिए।